हमने लास्ट क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पे बात की और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण, उसकी उद्भव और विकास की बात करेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की बात की जाए तो भारत की प्राचीनतम एवं गौरवमय सभ्यता होने के बावजूद भी इसके काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में परस्पर मतभेद रहे। इसी कारण अलग अलग विद्वानों ने इसके समय को लेकर अपने अलग अलग मत स्थापित किए। सबसे पहले माधव स्वरूप वश के द्वारा इसकी गहराई के आधार पर, जो खुदाई में इसकी गहराई थी उसके आधार पर इसका काल 3500 बीसी से 2500 बीसी निर्धारित किया गया। कब से कब तक? 3500 बीसी से 2500 बीसी के मध्य। ठीक है। इसके बाद में जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल इसका समय 3250 से 2750 बीसी निर्धारित करते हैं। जॉन मार्शल ने वश के समय में कुछ सुधार किया और इसे 3250 से 2750 के मध्य बताया। अर्नेस्ट मैके ने इसे 2800 से 2500 बीसी, आर.एस. शर्मा ने इसे 2500 से 1800 बीसी के मध्य कहीं होना बताया। आर.एस. शर्मा जो है वो इसकी वैज्ञानिक काल निर्धारण पद्धति है उसके कुछ नज़दीक नज़र आते हैं। इसके अलावा पिगट के द्वारा 2500 से 1600 बीसी और व्हीलर के द्वारा 2500 से 1500 बीसी। व्हीलर इसे 1500 बीसी तक ले जाते हैं, जहां से उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया जाता है। ठीक है। डेल्स इसे 2154 से 1864 बीसी के मध्य बताते हैं, जबकि फेयर सर्विस इसे 2000 से 1500 बीसी के मध्य होना बताते हैं। लेकिन इन सभी काल निर्धारण के अतिरिक्त एक सर्वमान्य काल निर्धारण है जो कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है। ये कार्बन डेटिंग क्या था? 1949 में लीवी के द्वारा, ठीक है, 1949 में लीवी के द्वारा काल निर्धारण की एक नवीन पद्धति विकसित की गई। काल निर्धारण की एक नवीन पद्धति विकसित की गई जो कार्बन 12 व कार्बन 14 के अनुपात पर आधारित थी। ठीक है। किसने विकसित की? लीवी ने विकसित की। इसी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर और डीपी अग्रवाल ने इसका समय निर्धारण किया है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अंतर्गत होता क्या है? कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव जब तक जीवित रहता है वह किसी न किसी माध्यम से कार्बन को ग्रहण करता है और उस कार्बन में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में ग्रहित किए जाते हैं। लेकिन जीव की मृत्यु के उपरांत कार्बन 12 जो होता है वह तो उसी मात्रा में मौजूद रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और इस कार्बन 14 की जो कम होने की मात्रा आदि होने की जो समय है वह है 5568 वर्ष प्लस माइनस 30। ठीक है। जो कार्बन 14 है वह 5568 वर्ष में अपनी मूल मात्रा से आधा रह जाता है। मतलब अगर जीवित व्यक्ति के कार्बन 14 की मात्रा 1 kg है तो 5568 वर्ष के बाद में वह आधा kg रह जाएगी। ठीक है। अगर 1 ग्राम है तो आधा ग्राम रह जाएगी और फिर वो आधा ग्राम वापस 5568 के बाद में 1/4 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये कम होता है और इसी आधार पर किसी भी जीव की आयु निर्धारित की जा सकती है। ठीक है। इसी कार्बन डेटिंग के आधार पर डीपी अग्रवाल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 बीसी से 1700 बीसी के मध्य निर्धारित किया गया। क्या? डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 से 1700 बीसी के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित किया। यही समय वैज्ञानिक रूप से मान्य है और इसी को सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के बाद अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति को लेकर कि सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित करने वाले लोग कौन थे। क्या वे भारतीय थे या कोई विदेशी थे? एक बार
पुनः दोहरा लेते हैं। जो काल निर्धारण है उसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस पे पूछा जाएगा? कार्बन डेटिंग पर। ठीक है, और कार्बन डेटिंग पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन डेटिंग पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई? तो 1949 में लिवी के द्वारा विकसित की गई। किस आधार पर होता है? कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर इसमें आयु का निर्धारण किया जाता है। अर्ध आयु काल कितना होता है? 5568 वर्ष। और किस व्यक्ति के द्वारा कार्बन डेटिंग के आधार पर 2350 से 1700 BC सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित किया गया? तो वह व्यक्ति कौन था? डीपी अग्रवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है उनकी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पत्ति से संबंधित दो मत प्रचलित रहे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित करने वाले लोग कौन थे? अगर इस पे बात की जाए तो इससे लेकर दो मत प्रचलित रहे। एक विदेशी उत्पत्ति, पहला मत कौन सा है? विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। और दूसरा मत है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ, जो उत्पत्ति हुई, वह विदेशी जो जातियां थी उनके द्वारा की गई। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति भारतीय या स्वदेशी जातियों से हुई। इसी को लेकर अगर पहले विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति का सिद्धांत। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति की बात की जाए तो इसे मानने वालों में गार्डन चाइल्ड, व्हीलर तथा जॉन मार्शल प्रमुख रहे। ठीक है, जो मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की बात करते हैं उनमें कौन कौन से विद्वान प्रमुख हैं? गार्डन चाइल्ड, व्हीलर तथा जॉन मार्शल प्रमुख रहे। इन विद्वानों का मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से विकसित हुई है। गार्डन चाइल्ड ने जहां सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग होना, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी दिखाई देता है, इसके लिए तर्क दिया। वहीं व्हीलर के द्वारा यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश मात्र था और इस आधार पर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से होना बताया। लेकिन इस मत को अस्वीकार कर दिया गया। इस मत को अस्वीकार करने वाले विद्वानों का तर्क था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। व्हीलर का तर्क जो इसे उपनिवेश बताते हैं उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तीसरा, यहाँ पे जो लिपि थी, क्या लिपि थी, उस लिपि के आधार पर कहा गया कि जो मेसोपोटामिया की लिपि है, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है, उसमें 900 चित्राक्षर मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 400 चित्राक्षर ही मिलते हैं। तो ये लिपि में इतना अंतर क्यों आता है? इस आधार पर मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, दूसरा, एक अन्य मत के अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इस आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा जो मत है वह है आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वालों में पुसालकर, SR राव प्रमुख रहे।
ठीक है। इस सिद्धांत को देने वाले विद्वानों में पुसालकर, एस.आर. राव प्रमुख रहे। इन लोगों का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति आर्यों के द्वारा की गई, लेकिन इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि जो आर्य थे वह घोड़े जैसे पशु को बहुत पसंद करते थे। उनका प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा प्रिय पशु के रूप में उल्लेखित नहीं मिलता, उसके साक्ष्य ही बहुत कम मिलते हैं। दूसरा, गाय आर्यों का प्रिय पशु था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रिय पशु के रूप में वृषभ का उल्लेख मिलता है। तीसरा, जो आर्यों की प्रमुख धातु थी वह लोहा था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, इसलिए इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब अगला मत है ईरानी बलूची संस्कृति। ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से विकसित होना। ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति आलचिन्स, फेयर सर्विस, तथा रोमिला थापर होना बताते हैं। रोमिला थापर, फेयर सर्विस, आलचिन्स, इनका मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से हुई। क्वेटा, झोब, नाल आदि जो ग्रामीण ईरानी संस्कृतियां थी, ईरानी बलूची संस्कृतियां थी, उन्हीं से आने वाले समय में और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। अब स्वदेशी उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो स्वदेशी उत्पत्ति के अंतर्गत भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत डीपी अग्रवाल तथा अमलानंद घोष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। डीपी अग्रवाल का मत है कि यह भारतीय उत्पत्ति थी, लेकिन इसी है क्रमिक विकास, इसका क्रमिक विकास था। वहीं अमलानंद घोष बीकानेर के पास कालीबंगा से इस संस्कृति का विकास मानते हैं। कालीबंगा में प्रारंभ में जो ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, उसी में आगे चलकर क्रमिक रूप से विकास होता है और वही एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होता है। द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो एस.के. चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह एस.के. चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इनका मत था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? द्रविड़ लोगों के द्वारा की गई है। लेकिन वर्तमान में इन सभी मतों को अस्वीकार कर दिया गया है और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर सम्मिश्रित जाति सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। यह सम्मिश्रित जाति सिद्धांत क्या है? इसके अंतर्गत किसी एक वर्ग या समुदाय या जाति के द्वारा नहीं, अपितु कई जातियों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करने की मान्यता को स्वीकार किया जाता है, और इसका आधार है मोहनजोदड़ो की एक गली से प्राप्त 21 कंकाल। मोहनजोदड़ो की एक गली से एक ही स्थान पर 21 कंकाल प्राप्त होते हैं, और ये कंकाल अलग अलग जातियों से संबंधित हैं। इनमें कुछ प्रोटोस्टलाइड हैं, कुछ मंगोलाइड हैं, कुछ मेडिटेरियन हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करने वाले कोई एक जाति से संबंधित नहीं थे, वो अलग अलग जातियों से संबंधित रहे। अब हम बात करेंगे